हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉप 55 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्ट किए हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि 55 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निम्नलिखित में से कब लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा के रूप में जाना जाने लगा, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक निम्न में से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का जो सेवा क्षेत्र है वो कहलाता है तृतीय क्षेत्र। ओके, अर्थव्यवस्था के अंदर मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के अंदर 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है जिसे प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि उत्पाद आते हैं। तो कृषि के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी, जैसे कि कपास उगाना हो गया, गेहूं उगाना हो गया, इसके अलावा मछली पालन। ठीक है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो कृषि से रिलेटेड हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती हैं। दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र, जिसे हम लोग सेकेंडरी या द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। तो जितनी भी चीज़ें फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं उन सभी को द्वितीयक क्षेत्र के अंदर रखा जाता है और इसे उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे हमें डायरेक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता, बल्कि उसके एवज में हमें क्या मिलता है, एक सर्विस मिलती है, सेवा मिलती है। जिस तरह से अगर हम किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हैं तो वो हमसे रुपए लेता है, ठीक है, हमसे पैसे लेता है और उसके बदले में हमें पढ़ाता है। वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं दे रहा है, वो हमें ज्ञान दे रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा इलाज करता है, वो हमें कोई फिजिकल चीज़ हमारे साथ में नहीं दे रहा है। वो जो दवाइयाँ लिख के देता है वो दवाइयाँ भी हमें मेडिकल से लेके आनी पड़ती हैं, जो कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो डॉक्टर ने हमारा इलाज किया है या जो उसने हमें मेडिसिन रिकमेंड की है वो चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। आई होप कि आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं और मुझे लगता है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में निम्न में से किस देश के सहयोग से की गई थी। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी और ये की गई थी जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्न में से कब प्रारंभ हुआ। भारत के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। अवमूल्यन का मतलब होता है डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, आपको जो पिछला वाला डिमोनेटाइजेशन वो तो याद होगा कि 2016 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, और इससे पहले भी भारत के अंदर 2 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था 1946 के अंतर्गत, उसके बाद हुआ था 1978 में, और तीसरी बार वाला आपको याद रखना है विद डेट, क्योंकि तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन किया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। जो 10th पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत 8% विकास दर को निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक रही थी। ठीक है, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष की योजनाएं होती थी। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर 2017 तक चली थी और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो कि भारत के अंदर लाई गई थी। तो इसको आपको याद रखना है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना और ये 2012 से लेकर 2017 तक रही थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष वही होता है जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होता है।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वही क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप अनुमोदित करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 15 मार्च 1950। भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य के अंतर्गत होता है? भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा दालें उत्पादित की जाती हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर है और इसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। इसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी? भारत के अंतर्गत पहली बार औद्योगिक नीति 1948 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया? भारत के अंदर राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सो जो भी क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट बताता हूँ उनको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक बार यानी कि 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? संसद के अंदर सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे कि शॉर्ट के अंदर HDI बोला जाता है, किस अर्थशास्त्री की देन है? सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये महबूब उल हक की देन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, मेक इन इंडिया का लोगो है शेर यानी कि लायन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? केंद्र सरकार द्वारा सीमा कर भी लगाया जाता है, आयकर यानी कि इनकम टैक्स भी लगाया जाता है और निगम कर भी वसूला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का राष्ट्रीयकरण निम्न में से कब किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। तो पशुपालन ये भी कृषि के अंतर्गत आता है, वन उद्योग, मत्स्य पालन ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी ये PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? सो ये तो आप सभी को पता है कि हरित क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। राइट आंसर होगा योजना अवकाश काल के दौरान। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है? सो 12वीं पंचवर्षीय योजना जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से लेकर और 2017 तक रही थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसलिए इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। सो इसके अंतर्गत विकास दर 8.2% निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? केंद्र सरकार द्वारा सीमा कर, आयकर और निगम कर ये सभी कर लगाए जाते हैं। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, जो योजना आयोग था उसी को समाप्त करके बाद में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और नीति आयोग की स्थापना डेट भी आप याद रख सकते हैं, 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? भारत के अंतर्गत योजना निर्माण के मुख्य उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना,
आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, यानी कि आय और संपत्ति को इक्विवेलेंट लेवल पर लेकर आना, सभी की आय और संपत्ति एक समान हो ऐसे प्रयास करना, निर्धनता उन्मूलन यानी कि गरीबी को देश से हटाना, ये सभी उद्देश्य हैं किसके, भारत में योजना निर्माण के। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया, राज्य सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राज्य सरकार। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोग किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, अर्थात भारत के अंदर ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा उद्योग। देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 के अंदर। सेबी की स्थापना कब की गई। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 के अंतर्गत 1988 के अंदर की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि भारत के एक बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इनमें से संपत्ति कर नहीं लगाया जाता, ना ही आयकर लगाया जाता है और ना ही उपहार कर, ये सभी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। जबकि मनोरंजन कर यानी कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा चर्चाओं के अंदर, कोई मूवी रिलीज होती है तो उस पर अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो अलग अलग तरीके से टैक्स लगा सकती हैं या अलग अलग तरीके से सेंसर कर सकती हैं। तो मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। वैट निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। वैट एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाए, अगर वही उसे पे करता है तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। जैसे कि इनकम टैक्स है, वो जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वो व्यक्ति ही उसे पे करेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जिस व्यक्ति या जिस कंपनी पर लगाया जाता है या जिस प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी उसे पे नहीं करती है, बल्कि ये जो कर है ये वो कंपनी उपभोक्ता से वसूल करती है, उसकी कीमत में वृद्धि करके। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं उत्पादकता से संबंधित, वो सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो बिजली, गैस, लौह अयस्क, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लागू कर दिया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत में योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे कब था। 1966 में भयंकर सूखा पड़ा था, उसके बाद से ही योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे रखा गया था। तो 1966 के सूखे के बाद ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है। बिक्री कर राज्य सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार से मनोरंजन कर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, उसी तरह से जो बिक्री कर है ये भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था मध्य प्रदेश द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रुपए के चिन्ह की रचना किसने की। रुपए के चिन्ह की रचना उदय कुमार द्वारा की गई थी। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। यहाँ पर आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा और दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत के अंदर जितने भी सिक्के बनाए जाते हैं उसके अलावा 1 रुपये का नोट, ठीक है, सभी प्रकार के सिक्के और 1 रुपये का नोट ये जारी करता है वित्त मंत्रालय, ये आप याद रखेंगे।
और इसके अलावा बाकी जितने भी नोट बच जाते हैं 1 रुपये के नोट के अलावा और सभी सिक्कों के अलावा बाकी जितने भी नोट बच जाते हैं वो सभी जारी किए जाते हैं रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। तो आप याद रखेंगे वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करने का और 1 रुपये के नोट जारी करने का अधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है, अर्थात गरीबी उन्मूलन का टारगेट था सुरेश तेंदुलकर समिति के अंतर्गत। यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूरेनियम की खानों के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है और ये भारत के झारखंड राज्य के अंदर है। ओके, झारखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर लगाने की शुरुआत किसने की। भारत में सबसे पहले आमदनी पर टैक्स यानी कि इनकम टैक्स लगाने की शुरुआत जेम्स विल्सन द्वारा की गई थी। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव विकास का या फिर मानव कल्याण का विज्ञान है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता, जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोज और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर जरूर बताना कि 55 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।